समय संसदीय प्रणाली गिराई जा सकती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में स्थिरता का भाव होता है और चूंकि किसी भी राष्ट्र को अगर तरक्की करना है तो वहाँ स्थिरता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 75 वर्षों में भारत इतना विकास नहीं कर पाया जितना कि उसे कर लेना चाहिए था, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह संसदीय प्रणाली है। भारत आज़ाद हुआ था तब उस समय सरकार की स्थिति मतलब ज़्यादा सोचने समझने की नहीं थी कि वो उनको पता नहीं था ऐसा कि उनको राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए या संसदीय शासन प्रणाली लागू करनी चाहिए। इतना रिसर्च करके हमारा संविधान बना है। इतने देशों से मतलब इतने जागरूक ने मतलब इतनी जागरूक नहीं, इतना बढ़िया संविधान बनाया गया। और अभी तक देखा जाए तो सबसे शानदार संविधान भारत का संविधान। बिल्कुल। हाँ, और पता कैसे नहीं था? कैसे पता नहीं था? इतने सारे लोगों ने मिलके बनाया, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में वकील थे जो विदेशों से पढ़ाई करके आए थे, है ना? तो आप ये कहेंगे कि भाई उनको जानकारी नहीं थी। ने बोला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थिरता होनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि सर स्थिरता व्यवस्था में स्थिरता होनी चाहिए। हाँ। सर मेरा मानना है कि स्थिरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सर मोनार्की आ जाएगी भारत में। मतलब कि अगर कोई एक नहीं, यहाँ स्थिरता का आशय मेरा ये नहीं है कि हमेशा एक जैसा होना चाहिए। Yes, यहाँ sir. स्थिरता का आशय ये है कि जो अपना कार्यकाल है वो कार्यकाल सरकारों को पूरा करना चाहिए। यस सर। है ना? यहाँ स्थिरता से आशय मेरा ये है। यस सर। सर लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था अमेरिका की अलग है और भारत की अलग है। बिल्कुल अलग है, उसी पे अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि सर वहाँ पे उच्च सदन सीनेट कहलाता है, यहाँ पे राज्यसभा है। 50 राज्य हैं अमेरिका में, एक राज्य से 2 सीट चुनी जाती हैं और यहाँ पर हर एक राज्य से ज़्यादा, मतलब जैसे एमपी है तो यहाँ से 11 सीटें चुनी जाती हैं, तो राज्य का रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा है भारत में। क्षमा चाहता हूँ, बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। आप बताएंगे कि राज्यसभा में जो सीटों का निर्धारण किया गया है उसका आधार क्या है? जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। जनसंख्या के हिसाब से तो लोकसभा का भी किया गया है। यस सर। है ना? तो फिर लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं और राज्यसभा की कम क्यों हैं? अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से उत्तर चाहूंगा। अंग्रेजी माध्यम की तरफ माइक दिया जाए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जनसंख्या को आधार बनाया गया है। तो लोकसभा की सीटें ज्यादा है और राज्यसभा की सीटें कम क्यों हैं? यह है कि एक देश में एक मुखिया होना चाहिए, ये सही बात है, और वो मुखिया जनता के द्वारा चुनना चाहिए, ये भी सही बात है। सर मैं राष्ट्रपति ही का ले रहा हूँ, राष्ट्रपति की बात में। ये कह रहा हूँ लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का ये अंतर क्यों है? सर लोकसभा में सर जो डायरेक्ट हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या का अंतर क्यों है? सीटों की सर क्योंकि सर वो राज्य के द्वारा इलेक्ट होके आ रहा है, राज्य के विधायकों के द्वारा इलेक्ट होके आ रहे हैं। उससे उसका कोई मतलब नहीं। तो सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं जाएंगे इसलिए हैं क्योंकि राज्यसभा में पहले 5 जो सांसद होते हैं उनको 10-10 लाख जनसंख्या के आधार 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 10 लाख जनसंख्या पे चुना जाता है। मैंने पढ़ा है, गड़बड़ मत और उसके बाद 20 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद को चुना जाता है। फिर से बोलो। पहले सर 10 लाख की जनसंख्या पर प्रथम 5 सांसदों को चुनाव होता है और फिर उसके बाद 5, जब इतनी जनसंख्या पूरी हो जाती है किसी राज्य की तो फिर उसके बाद 20 लाख की जनसंख्या इसलिए कम होती है। देखिए ये है मुद्दा राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का जो अंतर है। राज्यसभा में प्रथम 50 लाख की जनसंख्या पर प्रति 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है। 50 लाख के ऊपर की जो जनसंख्या हो जाती है उसमें प्रति 20 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होता है। समझ रहे बात को? फॉर एग्जाम्पल किसी राज्य की जनसंख्या अगर 90 लाख है तो वहां पर लोकसभा सदस्य कितने होंगे? 9, है ना, क्योंकि प्रति 10 लाख पर एक चुना जाएगा। वहीं राज्यसभा सदस्यों की अगर बात की जाएगी तो प्रथम 50 लाख तक प्रति 10 लाख पर एक होगा, यानी 50 लाख पर कितने हो गए?
5 हो गए, और उसके बाद प्रति 20 लाख पर एक हो गए, यानी फिर कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। तो 20-20 पे 2 हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। और लोकसभा के कितने हो जाएंगे, 9। तो ये जो मूल अंतर है सीटों में, उसका प्रमुख कारण ये है। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने कहा था कि जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है, जो कि अमेरिका में पाई जाती है, उसमें स्थिरता का भाव होता है, इसलिए वो प्रणाली भारत में होनी चाहिए। आज़ाद हो रहा था तो नेहरू इसके पक्ष में थे कि संसदीय प्रणाली अपन अपनाते हैं और सर वहाँ से इतिहास से ले लेते हैं ना, और गांधी और पटेल और अंबेडकर जी इसके समर्थन में थे कि राष्ट्रपति प्रणाली को अपन अपनाते हैं। लेकिन ग्रीक और इटली जैसे शासन में इस राष्ट्रपति प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा था, वहाँ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा था। लेकिन जब देश आज़ाद होता है तो अगर अपन लोग उस समय राष्ट्रपति प्रणाली को अपना देते तो अपने राज्य तो उतने अच्छी स्थिति में नहीं थे कि वो डेवलप हो पाते खुद से। चाहे पूर्वोत्तर राज्यों को ले लिया जाए, मध्य प्रदेश तो ठीक है अपनी स्थिति, महाराष्ट्र ठीक है उस समय, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली आ जाती है अगर, तो समानता के साथ वो विकास नहीं कर पाती। क्योंकि सर इसलिए नहीं कर पाती, इसलिए नहीं कर पाती सर, क्योंकि वहाँ की विधायिका और कार्यपालिका दोनों को अलग अलग शक्तियाँ हैं प्राप्त है, दोनों बटी हुई हैं। ठीक है, और वहाँ की जो न्यायपालिका है, तो वही प्रणाली तो फिर हमारे यहाँ हो जाती ना। अगर हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली हो जाती जी, तो सेम वही प्रणाली तो हमारे यहाँ हो जाती जी, फिर तो विसंगति की कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, एक बात और कि जिस समय अमेरिका आज़ाद हुआ था, जी जी, क्या उसकी स्थिति भारत से अच्छी थी या बुरी? थोड़ा तो अच्छा जी, बहुत ज़्यादा बुरी। जी। तो आज वो विश्व की महाशक्ति बना हुआ, और हम आज भी विकासशील अर्थव्यवस्था है, वो भी आंकड़ों में, वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखें तो हम आज भी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है ना। तो भारत की 70% पॉपुलेशन आज भी गांव में निवास करती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम विकासशील हैं या हम विकसित होने वाले हैं? जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, मुझे लगता है वो मेरी बात से सहमत होंगे। सहमत है ना? यस सर। बहस खत्म, ये लोग सहमत हो गए। देखो बेसिकली ऐसा है कि जैसे मैंने इसके पहले भी एक बार डिबेट को कंक्लूड किया था, तो मैंने उस समय भी समझाया था कि कोई भी टॉपिक हो, आपको हर टॉपिक के हर चीज़ के फॉर भी बोलना बताना है और अगेंस्ट भी बताना है। ठीक है, तो वैसे ये भी टॉपिक है, तो हर चीज़ के जैसे एक इंसान भी है, तो एक इंसान की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। हर कार्य प्रणाली की, हर सिस्टम की कुछ अच्छाइयाँ भी होती है और कुछ बुराइयाँ भी। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो एब्सोल्युटली सही है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो एब्सोल्युटली गलत है। ये बात होती है किसकी, सेपरेशन ऑफ पावर की, है ना, कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो क्या एब्सोल्युटली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेज। तो जब आप एक आंसर लिखो तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दोनों चीज़ बतानी है और फाइनली कंक्लूड वो करना है जो आप सोचते हो। कि अगर आप किसके लूप होल्स भी बता रहे हो तो आपको उसके सॉल्यूशन भी आपके कंक्लूजन में देना है। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारा टॉपिक है कृषि उत्पाद तकनीक। कृषि, पहले हम देखेंगे कृषि है क्या, कृषि किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो कृषि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है, जो कि एक एग्रीकल्चर जो शब्द है ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एगर प्लस कल्चरा। यहाँ पर एगर का मीन्स होता है फील्ड, फील्ड मतलब खेत, और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स खेती करने का जो तरीका होता है। मतलब जो कृषि है वो खेती करने का तरीका, जो खेती करने का तरीका जो होता है उसको कृषि कहा जाता है। ठीक है, और कृषि में 2 चीज़ें ऐड होती है, सिर्फ फसलों का उत्पादन कृषि नहीं कहलाता है, इसमें पशुपालन भी ऐड होता है। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन होगी कि फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन करके जो पशुपालन करने में जो तकनीक लाई जाती है उसको कृषि कहा जाता है। इसके
सबसे पहले तो भोपाल की बात की जाए कि भोपाल शब्द कहाँ से आया है, तो भोपाल शब्द राजा भोज के नाम से आया है। राजा भोज 11वीं शताब्दी में थे, जब उनके नाम से भोज शब्द आया है। पहले भोपाल का नाम भोजताल था या भोजधाम था, तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसा वक्त क्रम चलता रहा, उसके बाद ये भोपाल नाम सामने आया, इसलिए भोपाल डायनेस्टी पढ़ाएंगे। और भोपाल डायनेस्टी में जो 11वीं से 14वीं शताब्दी थी, परमार वंश की शताब्दी थी। उसके बाद जो 14 से 17वीं शताब्दी आई आपकी, वो गौंड शासक थे इधर महाकौशल एरिया में। उनने भोपाल तरफ उन्हें आगे आया, उनने भोपाल के कुछ एरिए में अपनी सत्ता चलाई। उसके बाद जब गौंड ख़त्म हुए, गौंड में एक रूलर थे निजाम शाह, जो कि भोपाल स्टेट के अंतर्गत भोपाल स्टेट में रूल कर रहे थे और रूल बेहतरीन चल रहा था। लेकिन कुछ गौंड रूल में क्लैश होने लगे थे, इस वजह से उनके रिलेटिव थे एक चैन सिंह चैनपुर के, वो उनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या के स्वरूप ये चीज़ घटती है कि उनकी वाइफ होती हैं कमलापति, वो एक हेल्पलेस हो जाती हैं और एक वो व्यक्ति को बुलाती हैं दोस्त मोहम्मद खान को कि आप आइए हमारे और रिवेंज लीजिए हमारा, उनका मर्डर करके, उनका जो चैन सिंह के राजा थे, चैनपुर के राजा थे, उनको मर्डर कीजिए। उधर से फिर एज अ गिफ्ट रानी जो कमलापति होती है उनके भोपाल की आधी टेरिटरी दे देती हैं। उसके बाद टेरिटरी देने के बाद जब रानी कमलापति जब ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान उस टेरिटरी पे कंट्रोल कर लेता है। उधर से भोपाल डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो मैं सबसे पहले माय नेम इज योगेंद्र, तो आज हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और जो गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में गवर्नेंस पढ़ना पड़ेगा। गवर्नेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम रहता है लॉ बनाना है, पॉलिसी बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम रहता है इसको जो पॉलिसी बनाई इसको इम्प्लीमेंट करना या फिर उसको मॉनिटर करना। और जुडिशरी का काम करना है इसको चेक करना कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट भी सही हुई है या बनी भी सही है। इन सभी को फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स या फिर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी जब अपन करेंगे वाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो ई गवर्नेंस बोलेंगे उसको अपन। इसमें तो मैं देख ही नहीं रही हूँ। गुरुत्वाकर्षण सर आइजैक न्यूटन की बुक प्रिंसिपिया में इसके बारे में लिखा है। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है। 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हेलो एवरीवन, आई एम आकाश राव। आई हैव टीच यू एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ एमपी। एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं आपको पता है क्या? कोई बताएगा? एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते क्या हैं? That zone which have proper climatic condition for a particular crop is known as agroclimatic zone. एमपी में इसमें मेजर क्रॉप है कॉटन एंड ज्वार, बीट एंड ज्वार। इसमें रेनफॉल है 50 to 75 सेंटीमीटर। सॉयल है एलुवियल सॉयल।
एरिया आएगा इसमें चमल डिवीज़न एंड ग्वालियर डिवीज़न। सेकंड आएगा बुंदेलखंड रीजन। इसमें रेनफॉल है 50 to 75 सेंटीमीटर। क्रॉप है बीट एंड ज्वार। एरियाज है बुंदेलखंड। वो अच्छा आंसर तो मेरे ख्याल से वो है जो आप अपनी लैंग्वेज में है। वो किस लैंग्वेज में आंसर तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उसको अवॉइड करें, है ना? अपनी भाषा में लिखें, वो ज़्यादा बेहतर आंसर। सर हमारी भाषा थोड़ी ऐसी हो जाती है सोशल साइंस जैसी। कैसी? मतलब हम आंसर लिखते हैं तो ऐसे आंसर लगते हैं सोशल साइंस का आंसर लिख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं लिखते। नहीं, शब्द तो देखो आपको फिर जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर लिख रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द आपको वहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, है ना? भाषा आपकी अपनी हो सकती है, भाषा का कोई बाउंडेशन हुआ नहीं है। भाषा आपने देखा होगा कि मैं बार बार नहीं कहता हूँ कि हम कहते हैं कि ये भाषा कबीर की भाषा सही है, ये तुलसी की भाषा सही है। लिटरेचर की अलग अलग भाषा सही होती है क्योंकि उनकी अलग पहचान है उनकी भाषा की। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी अपनी भाषा निकलेगी। मेरा मानना है कि भाषा सभी के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, बस सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कैसे लिखें। लिखने का जो डर है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की भाषा को कॉन्शियस में नहीं लाने देता है। और जिस दिन आप लोग 2, 3, 4 पेज पहली बार लिखिए, फाड़ कर फेंक दीजिए, अपनी भाषा को नकार दीजिए, ये तो और अच्छी बात है। हम संतुष्ट नहीं है, हमने लिखा, हमने फाड़ कर फेंक दिया, फिर लिखा, फिर फाड़ कर फेंक दिया। तो पहले तो लिखना सीखना है, फिर उसको टाइम बाउंड में लिखना सीखना है कि कितने समय में हम कितने वर्ड लिमिट में लिखें। तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा और जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग को बहुत सारे अपने लोग बताता हूँ जो मेरे फ्रेंड हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग में एक प्रयोग कराया जाता है। जो भी स्क्रिप्ट राइटर होते हैं उनको एक प्रयोग कराया जाता है कि 5 मिनट बिना कुछ सोचे आप लिखिए, जिसमें कोई ऐसे शब्द नहीं हो कि आप कोई पुराना अपना सब्जेक्ट लिखने लगें। 5 मिनट आप बिना सोचे लिखिए, बहुत मुश्किल काम है बिना सोचे लिखना। जो मन में आ रहा है वो लिखिए। 2 मिनट से शुरू करिए, 1 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे 5 मिनट करिए। 1 महीने बाद आप में परिवर्तन आ जाएगा। आप ये नहीं पूछोगे कि प्रस्तावना कैसे बनाएं। तो लिखने की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और 1 मिनट का एक्सरसाइज करिए। स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते हैं, जो ट्रेनिंग दी जाती है उनको, जो संस्थान पढ़ाते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग में, वो ये सब काम कराते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड का डर है वो छूट जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं और कान में हेडफोन भी लगाए रहते हैं, गाना भी सुन रहे होते हैं, गाने पर ध्यान रहता है, इधर उधर भी ध्यान रहता है, लेकिन साइकिल चल रही होती है क्योंकि आपका दिमाग हैंडल पैडल कनेक्ट हो चुका है। यही कनेक्शन बनाना है हमको अपने दिमाग का, अपने पेन से और पेपर से। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, आप भी पढ़ो। मैं आया आपके पास, मिला, आप मान लीजिए चेयर पे बैठे हैं। सर है, आपने मेरे से बोला शुरू कर दीजिए। मैं आपसे कैसे करूँगा? हाय, आई एम सोनजीत सिंह। आपका क्वेश्चन जो है ये आपका इस टाइप से आएगा। आपका बात करने का तरीका, हाथ पकड़ने का तरीका अलग अलग होता है। अभी यदि मैं इनको, मेरा हाथ मैंने सॉफ्ट पकड़ा, यही मैं इनकी तरफ जाऊँगा, इनसे यहाँ करूँगा, मेरा हाथ यहाँ टाइट जाएगा क्योंकि मैं इनकी ग्रिप देखूंगा। गर्ल्स की कभी ग्रिप नहीं देखी जाती बात करते हुए। हेलो करते हुए यदि गर्ल्स को आपने टाइट पकड़ा, मतलब आपको गर्ल्स को हेलो करना नहीं है। ये एक तरीके होता है और ये चीज़ें आपको अंदर से सीखनी है। यहाँ हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम लोग, आप लोगों के अंदर के आकाश को निकालें, उदय को निकालें। जिस बच्चे का नाम जो है वो अपने खुद को नहीं पहचान रहे हो आप, सिर्फ पढ़ना, पढ़ाई करना, बैठ के हम लोग रट रहे हैं तो रटने का काम थोड़ी है। आपको वेरी फर्स्ट डे तैयार होना है इंटरव्यू के लिए।
इंटरव्यू में आपका बॉडी पोस्चर, आपका बात करने का तरीका, आपका एंट्री करने का तरीका, आपका ड्रेसअप का तरीका, सब चीज़ें काउंट की जाती है। आप किस कॉन्फिडेंस से इस रूम में घुस रहे हो, 90% क्वेश्चन आपके वहीं क्लोज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दो। गर्ल्स खासकर बहुत सीरियस होकर बैठी रहती हैं बिल्कुल। अरे लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़ो बेटा। आप दिन भर पढ़ोगे तो भी आप वही जाओगे, कुछ याद किया हुआ सब निकलना चालू हो जाएगा। 2 घंटे अपने आप को जरूर दो डेली, अपने लिए, अपने को ग्रो करने लिए। पढ़ो दिन भर। यूपीएससी केस ऐसी चीज़ें कि हम सोचे कि 2 घंटे 4 घंटे में कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। सर लोग आपके जब पढ़ाने आते हैं ना, 4 साल तो मेरे सामने ऐसे बैठे जो हर सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, और मेरा खुशनसीबी है कि इन चारों के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। वो हर चीज़ में परफेक्ट है, पर जब वो आपके बाद क्लास में आते हैं, शायद वो 1-1.5 घंटा अपनी खुद की तैयारी करके आते हैं, लेकिन अपने यहाँ से उभर के आ रहा है कि हमारे बच्चे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इस सेशन में। अपने को डर निकालो, अपने को प्रूव करो, हम बताओ कि हम क्या पूछना चाहते हैं। डर है तो जब तक पूछोगे नहीं आए। बोर्ड पे खड़े होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बोर्ड पे खड़े होना आपको एज ए टीचर प्रेजेंट हो रहा, आपको ये बताना कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे लिखाया जाता है। ये चीज़ें आपके उसमें आएंगी तो ही आप लोग आगे बढ़ोगे बेटा। इस चीज़ में मत करो कि हमारे को कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है, गुलाब पर नाराज रहेंगे, सिद्धांत मैं कोई नाराज नहीं हो। वो आपको इसीलिए बैठे हैं, वो लोग खुद परेशान होते हैं जब आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। ऐसा नहीं है, कोई भी परफेक्ट 100% नहीं है, बट आपको 100% परफेक्ट ये बोलेंगे हो जाओगे तो नहीं है पॉसिबल। लेकिन जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे आप अपने आप को नहीं उठा पाए। जहाँ से आउट हुआ वहाँ 1 2 3 बोलना था, 3 बोलना था आपको तो 3 बोल दिया। आपका बाहर है, चलिए तो आपसे शुरू, आपसे शुरू। हाँ हाँ 1 2 गुलाबी था ये बोलना। हाँ मैं बाहर 2 3 बोल के पढ़ो, ये बात 3 बोला है। 4 5 6 7 8 9 10 8